हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का। अगर आपके पास ओल्ड बुक होगी तो आपकी बुक में ये जो 3.2 एक्सरसाइज है ये आपका 3.3 एक्सरसाइज होगा, ठीक है। यानी कि प्रश्नावली 3.3 अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैंने सारे क्वेश्चंस को मैंने समझा दिया है पिछली वीडियो में ही। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा या आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे आगे के प्रश्नों को, ठीक है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है यहाँ पर, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पर जो इक्वेशंस दिए गए हैं, दो इक्वेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आपको दो इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, इसको सॉल्व करना है, हल करना है। और इससे जब आपको x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो जाए। यानी कि फिर आपको x और y की वैल्यू इसमें पुट करना है और m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। आपके सामने इक्वेशन दिया गया ये इस इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लिखिएगा कि इक्वेशन यहाँ पर आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट, और ये सेकंड हुआ। तो आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से वी हैव या फिर वी ऑब्टेन, ठीक है, हमें प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, तो देखो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका 3y है वो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 11 - 3y हो जाएगा, और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। यानी कि ये आपको x की वैल्यू मिली, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी लिख के कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है। यहाँ मैं वीडियो की लंबाई ज़्यादा नहीं हो जाए इस वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर इसको इधर कर दिया, 11 - 3y हो गया, और इसको इधर करेंगे तो /2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो x की ये वैल्यू आई है ना, तो इसको आप, ये भी आपका एक समीकरण बन गया, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी ऑब्टेन। इसकी जगह आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। या आप अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 2x है, मतलब 2 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × x की जगह क्या रखना है 11 - 3y/2, ठीक है, -4y = -24। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 11 - 3y बचेगा, और ये जो -y है यहाँ 4y यहाँ पे लिख देंगे बराबर -24। अब अगला स्टेप क्या होगा, 11 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 4 7y हो गया बराबर -24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो इस 11 को इधर लेके जाना है, ये प्लस में है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इधर, ठीक है। यानी कि 7y = -24, और ये जो 11 इधर जाएगा तो -11 यानी कि -35 हो गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से y की वैल्यू आपको आ गई -35। देखो यहाँ पर -7y होना चाहिए, ठीक है, ये -7y है क्योंकि दोनों माइनस में था तो यहाँ पर -7y। अब ये क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा -3/-7, तो ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। अरे यार -35, ये 35 होगा, ठीक है, 7 × 5 = 35 यानी कि 5 हो गया, ठीक है, -35 और ये 7 नीचे आ गया तो 35/7 माइनस कैंसिल, 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, अब y की वैल्यू आ गई है तो अब लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, अब हम लोग 3 इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन था उसमें रखेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन 3, ठीक है, या फिर 3 लिखिए। इसके बाद आपको करना क्या है, x बराबर क्या था 11 - 3y/2, ये था x बराबर, यानी कि 11 - 3 ×
5/2, y की वैल्यू हमने पुट कर दी। 11 माइनस 15/2, तो ये हो जाएगा -4/2, तो 2 से 2 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा 4, तो -2 ये आपका आंसर हो गया। आपके पास y की वैल्यू आ गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपको एक काम और करना है इसमें कि आपको दिया गया था m की वैल्यू निकालने के लिए, कब? जब y = mx + 3 हो। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखिए y की वैल्यू है 5, तो 5 रख दीजिए। 5 बराबर mx, m इंटू x की वैल्यू कितनी आई है? -2, तो -2 रखिए प्लस 3, क्या बन जाएगा? y = -2m + 3। अब यहाँ से क्या बन जाएगा? 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 5 - 3 बराबर -2m, तो क्या बन जाएगा? 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, -2m = 2, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 2/-2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -1। ये हो गया m की वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको ये समस्या दी गई है, ये प्रॉब्लम दिया गया है, और इसके बाद आपको रैखिक समीकरण बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, पेयर बनाना है रैखिक समीकरण युग्म का, और फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करके आपको हल निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, इसमें कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याओं का अंतर दे दिया है और ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब क्या हो गया कि जो संख्या आपके पास दी गई है, जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी वाली की 3 गुनी होगी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर दूँ यहाँ पर कि जो भी अभी हम बनाएंगे उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, आप उसको हिंदी में कर सकते हो। मैं हिंदी वाला लाइन जो वो मैं बता दूंगा, आप उसको लिख लोगे। ठीक है, इससे परेशान नहीं होना कि हिंदी वाला और इंग्लिश वाला, आप मैं हिंदी बताऊँगा, आप उसको लिख लेना। ठीक है, चलिए, तो तीसरा का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले लिखना है, लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, देखो लेट दी फर्स्ट आपने लिखा है ना, तो आप इसमें या तो यहीं पर आप ऐड कर दो लेट द फर्स्ट ग्रेटर नंबर, यानी कि जो बड़ा होगा दोनों में से वो नंबर एक्स है, या लेट दी स्मॉलर नंबर, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लिख लेना है। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स लिखा, माना कि पहली संख्या एक्स एंड द अदर नंबर इज़, एंड दी अदर नंबर इज़, या बी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऐसे लिख देना, यहाँ यहीं पर सच दैट वाई एक्स जो है वो बड़ा है वाई से। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y बड़ा है x से। ठीक है, y ग्रेटर देन x भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर x ग्रेटर देन y लिख लिया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम में कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक बताया जा रहा है कि दोनों का डिफरेंस 26 है, यानी कि बड़ी संख्या आपकी x है और छोटी y है, तो इसका मतलब x में से y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। दूसरी क्वेश्चन में कहता है कि x जो है ना, यानी कि जो बड़ी संख्या है फर्स्ट नंबर, वो दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि x बराबर हो जाएगा किसके? तो 3 गुने y के। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये 3y तो बड़ा हो गया, नहीं, y छोटा है, उसको 3 से गुना करेंगे तब वो x के बराबर आएगा। इस इक्वेशन का ये मतलब हो गया। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, x - 3y = 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पर, तो देखो, या तो आप यहीं से देख लो कि x = 3y आए ना, तो x = 3y, यानी कि x की जगह 3y रख सकते हो, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से जो आपका x है, यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1
देखो x माइनस वाई बराबर 26 है, तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस वाई। आप x की ये वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या सेकंड इक्वेशन से भी आप सीधा सीधी कह सकते हो कि x बराबर 3y, तो इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने पर या पुट करने पर, ठीक है। बात समझ में आ गई। आपको ये नहीं समझना है कि ऐसे ही बनाना है या ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। तो x बराबर 26 प्लस वाई हुआ, किससे निकाला हमने? फर्स्ट इक्वेशन से निकाला। अब फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकली है उसको सेकेंड में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट से निकाला है। तो 2 में क्या है? x माइनस 3y बराबर 0, तो x आपके पास कितना हो गया? 26 प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा? 26 प्लस वाई, x की जगह हमने लिख दिया, x को हटा दिया क्योंकि x 26 प्लस वाई के बराबर है, माइनस 3y बराबर 0। क्या बन जाएगा? 26, यहाँ पर या फिर और भी लिखिएगा, 26 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा, 2y उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इधर 26 बचेगा, यानी कि 2y इज इक्वल टू 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2 यानी कि 13। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। y, अभी y निकला है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसको आपने अगर कुछ नहीं माना है तो मान लीजिएगा, इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, थर्ड, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 26 प्लस वाई है, तो y की जगह क्या रखना है आपको? 13, इनके y को हटा दीजिए और 13 रख दीजिए, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 39, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो 39 होगी और जो छोटी संख्या होगी वो 13 होगी, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा कि यहाँ पर संख्याएँ 13 और 39 होंगी, या फिर द नंबर्स आर 13 एंड 39। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण। अब मैं संपूरक को पहले ही बता देता हूँ, संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री होता है, आप लोग अपने किताब में देखिएगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण का मतलब जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, मोड़ है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बात समझ में आई? संपूरक कोण किसे कहा जाता है? ऐसे दो कोण जिनका सम 180 डिग्री हो। जब दो एंगल को, दो कोण को जोड़ के 180 डिग्री आएगा तो आपको कहना है कि वो संपूरक कोण है। बात समझ में आ गई? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल या लेट द स्मॉलर एंगल, ठीक है। माना कि बड़ा एंगल x है और छोटा एंगल y है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ATP। क्या हो जाएगा? देखो ये दोनों कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब दो कोण को जोड़ के 180, मतलब ये दोनों तो संपूरक कोण है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 180 होगा। यहाँ से आपको फर्स्ट समीकरण मिल गया। सेकेंड चीज़ कहता है कि जो बड़ा एंगल है, जो लार्जर एंगल है, वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x बड़ा है, x बड़ा है, तो x बराबर y छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा, ठीक है। ये हो जाएगा बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 18। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है, इसलिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी को हम सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। देखो यहीं से हम क्या करेंगे, इसी को, ये जो आपका एंगल दिया गया था ना, इसी को ये चीज़ मन नहीं करके आप सीधा सीधी इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। और इसको थर्ड कर दीजिए, करना है तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। x बराबर वाई प्लस 18 हो गया, ये भी एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि 2 से x की वैल्यू को निकाल के कहाँ से रखना है? फर्स्ट में रखना है। तो x बराबर वाई प्लस 18 है, तो x की जगह वाई प्लस 18 डाल दीजिए। y प्लस 18 डिग्री, या फिर डिग्री छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y प्लस 18 प्लस
y प्लस 18 और प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो क्या बन जाएगा, y में y ऐड हो जाएगा तो 2y बनेगा, और 18 इधर जाएगा तो 180 में से 18 घट जाएगा। ओके, तो क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6, 1, इनके y बराबर हो जाएगा 162/2 यानी कि 81। बात समझ में आ गई, 81। ओके, तो y क्या थी, छोटी एंगल थी, तो ये 81 हो गया। अब इसके बाद आपको x तो पता ही है कि x बराबर y प्लस 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 18, y कितना है 81 प्लस 18 यानी कि 99 डिग्री। तो x आपका 99 हो गया, मतलब जो बड़ा एंगल आपने x माना था वो 99 हुआ, और जो छोटा एंगल y माना था तो वो 81 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ये दोनों आपकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। जो क्रिकेट टीम के कोच है उन्होंने ख़रीदा है 7 बल्ले और 6 बॉल को, 6 गेंद को 3800 रुपये में। लेटर बाद में शी बाइज वो ख़रीदती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, मतलब कि 3 बैट और 5 बल्ले 1750 में ख़रीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, सभी बल्ले प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बॉल की क्या कीमत होगी, वो आपको कॉस्ट पता करना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा लेट दी कॉस्ट ऑफ ए बैट इज़, या फिर बी भी लिख दीजिए, बैट बी एक्स एंड ए बॉल, या फिर यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी वाई, ठीक है। बैट की कीमत x, बॉल की कीमत y। अब यहाँ पर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या कहता है 7 बल्ले और 6 बॉल, है ना। क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है ना 7 बल्ले और 6 बॉल। तो 7 बल्ले की कीमत कितनी होगी, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बल्ले की कीमत 5 रुपया, सपोज दैट मान लीजिए 5 रुपये का तो मिलता नहीं है, लेकिन एक बैट की कीमत अगर 5 रुपये मान लेते हैं तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी, 7 × 5 करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक बैट की कीमत x है, ठीक है। तो अगर हम 7 बैट की कीमत निकालेंगे तो क्या होगा 7x। फिर कहता है कि बॉल की कीमत y है, लेकिन 6 बॉल उसने ख़रीदा, तो 7x + 6y हो जाएगा, और टोटल जो सामान हो गया वो 3800 का हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 बॉल ख़रीदा, जो कि उसको 1750 रुपये का पड़ा, ठीक है। तो हमारी 2 इक्वेशन तैयार हो गई। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वी हैव क्या हो जाएगा, देखो 7x + 6y की वैल्यू टोटल आ रही है 3800। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 6y बराबर हो जाएगा 3800 - 7x। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 - 7x/6, ठीक है। ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आपको लिखना है पुट दी वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू को किस में रखना है, इन इक्वेशन 2 में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा वी गेट, यानी कि हमें प्राप्त होता है क्या, तो इक्वेशन 2 का कितना है 3x + 5y, तो y की जगह तो ये रख देना है 3800 - 7x/6, और ये कितना आ जाएगा 1750, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो 3x + अब यहाँ ये जो 5 है इसमें क्या करना है आपको, इसको भी गुना करना है और इसी 5 से इसको भी गुना करना है। तो जब इसको गुना करोगे तो 5 × 8 = 40, 5 × 15 = 4 19, 190 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 00, ठीक है, -5 × 7 = 35, x और पूरे का बट्टा आ जाएगा 6 बराबर 1750 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया। अब इसको क्या करना है, तो आप या तो काट दीजिए, काट भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधा सीधी, इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 6 इसका एलसीएम हो जाएगा,
1 से 6 में डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 3 18। नॉर्मल आप जो एडिशन करते हैं भिन्न का फ्रैक्शन का वही है। 6 का 6 मतलब 19,000 और माइनस कितना हो गया ये 35x, ये हो जाएगा 1750। ठीक है, तो अब 18 में 35 घटाओगे, यानी कि 35 से 18 घटाओगे तो 17x आएगा, माइनस में आएगा प्लस 19,000 बराबर, इसको 6 से गुना कर दो क्योंकि ये इधर जाएगा गुना में हो जाएगा। 6 पंचे 30, 7 6 42 45, 6 का 6 4 10, यानी कि 10,500 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से माइनस 17x और ये 19,000 उधर जाएगा, तो 10,500, इसमें से 19,000 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस 17x बराबर 19। यहाँ देखो 19,000 में से 10,500 घटाना है, 005 और 8 में 0 गया, 8 हो जाएगा बस। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगेगा, x बराबर हो जाएगा -8500 बाई -17, 0 माइनस माइनस कैंसिल, 17 पंचे 85, यानी कि 500। x किसको माना था, बल्ले की कीमत, ये हमें पता चल गई। अब इसी को जो x की वैल्यू आई है ना, इसको आप रखिए इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, क्या हो जाएगा, y बराबर कितना है 3800 माइनस 7 गुने x, 7x है ना, तो 7 गुने 500 बाई 6, कितना बन जाएगा ये y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7 पंचे 3500 बाई 6। 3800 में से 3500 माइनस कीजिएगा तो 300 आएगा बाई 6, यानी कि 50 आ जाएगा काट के। तो ये हो गया 50 रुपये गेंद की कीमत। बात समझ में आ गई? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, कि 50 रुपया बॉल की कीमत हो गई और 500 रुपया बल्ले की कीमत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो सॉल्व हो गया है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टैक्सी है ना किसी सिटी में, देखो यहाँ पर हिंदी वाला क्वेश्चन भी है, आप इसको भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि टैक्सी क्या करता है कि एक फ़िक्स चार्ज लेता है, किसके साथ, तो द चार्ज फॉर दी डिस्टेंस कवर्ड, जितनी दूरी जाएगा उसकी तो लगेगा ही, उसका तो फेयर उसको देना ही पड़ेगा भाड़ा, साथ साथ उसको फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा, किसको, पैसेंजर को। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कहता है 10 किलोमीटर अगर गया कोई आदमी, द चार्ज पेड इज़ 105 रुपीज़, तो चार्ज 105 रुपया लगता है 10 किलोमीटर का। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, लेकिन अगर 15 किलोमीटर जाएगा, द चार्ज पेड इज़ 155, यानी कि 155 रुपया लगेगा। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, उसका फिक्स चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। हाउ मच डज ए पर्सन, अब ये अलग क्वेश्चन आ गया, यहाँ तक तो हो गया आपका। उसके बाद एक अलग क्वेश्चन है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कितना एक आदमी को पे करना पड़ेगा, या एक आदमी कितना पे करता है अगर वो एक दूरी जो कि 25 किलोमीटर है वो तय करेगा, तो कितना वो पे करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्जेस बी रुपीज़ वाई, यानी कि माना कि नियत जो चार्ज है, यानी कि नियत भाड़ा एक्स और प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपया है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। उसका लिखिएगा ATP। कहता है कि देखो अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर गया तो उसको 105 रुपये लगा, 10 किलोमीटर गया है तो उसको तो पहले 100 रुपया देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब 100 रुपया दे दिया उसने, अब 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 किलोमीटर का वाई रुपये के हिसाब से भी देना पड़ेगा, तो 10 वाई टोटल 105 रुपया। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या है, 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपया लगा, यानी कि एक्स तो देना ही पड़ेगा उसको, प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 वाई हो जाएगा, 15 गुने वाई, ये आपका टोटल हो गया 155 रुपया भाड़ा 15 किलोमीटर का। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव
या v ऑफ 10 क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 10y बराबर 105 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 105 माइनस 10y आ जाएगा। समझ में आया। अब इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y, ये वैल्यू है ना x की, तो ये रख दिया, प्लस 15y बराबर 155। क्या बन जाएगा, 105 आप उधर लेके जाइएगा, इधर माइनस प्लस माइनस यानी कि 15 में से 10 जाएगा, 5y हो जाएगा, 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105 यानी कि 50। तो क्या बन गया यहाँ पर, 5y बराबर 50 हो गया। ठीक है, अब y बराबर कितना हो जाएगा, तो 50/5 यानी कि 10, और y हमने माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किस में रखना है, अब थर्ड में रखना है। क्या है थर्ड इक्वेशन आपका, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 यानी कि 105 माइनस 100 यानी कि 5 रुपया। तो 5 रुपये उसका क्या है, एक्स की वैल्यू 5 रुपये आई। एक्स किसको माना था, फिक्स चार्ज को, नियत भाड़े को। तो नियत भाड़ा आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा फिक्स चार्ज यानी कि नियत भाड़ा एक्स यानी कि 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा पर किलोमीटर चार्जेस 10 y इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि एक कोई भिन्न है, फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाता है, 9/11 बन जाता है। कब, अगर उसके अंश में न्यूमरेटर में 2 जोड़ा जाए और डिनोमिनेटर यानी कि हर में उसके भी 2 जोड़ा, यानी कि बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो वो भिन्न कितना बन जाता है, 9/11। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 9/11 है ना, तो 2 जोड़ोगे ऊपर भी नीचे भी तो कितना हो जाएगा, 11/13 बन जाएगा। तो वैसे क्या कोई भिन्न है जिसमें 2 जोड़ा जा रहा है तो ऊपर नीचे, तो 9/11 हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे 7 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर आगे देखिए, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अरे ये क्या, कि अगर 3 जोड़ेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो वो 5/6 हो जाएगा। बताइए वो फ्रैक्शन कितना है, 2 जोड़ेंगे तो 9/11 और 3 जोड़ेंगे तो 5/6। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है। चलो तो यहाँ पर उस भिन्न को हम लोग निकालते हैं, पता करते हैं कि वो कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर भी आपको मानना है, 5वां क्वेश्चन है ये, लेट द फ्रैक्शन मान लीजिए, या लेट द न्यूमरेटर भी मान सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग मान सकते हैं, या फिर लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ये आप अलग अलग मान सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूमरेटर माना कि भिन्न का अंश x हर y ऐसे बोल सकते हो, या फ्रैक्शन को मान सकते हो लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब यहाँ पर आ जाओ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कहता है कि अगर से ये आपका x/y फ्रैक्शन था ना, इसमें न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़िएगा तो ये 9/11 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आए। अब इसको सॉल्व करिए, 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22, 9y हो जाएगा प्लस 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x, 9y इधर आएगा तो -9y बराबर 18 माइनस 22, यानी कि यहाँ पर आपका इक्वेशन बन जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद अगले कंडीशन में कहता है कि अगर 3 जोड़ोगे तो 5/6 बन जाएगा। इसका मतलब x/y तो आपका फ्रैक्शन है, बट इसमें 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो, तो कहता है 5/6 बन जाएगा। देखते हैं आगे क्या बनेगा, 6x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, 6x + 18 बराबर 5y + 15। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 6x - 5y बराबर, ये 18 इधर जाएगा तो 15 - 18 यानी कि -3 हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब यहाँ से आप किसी भी इक्वेशन से, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, 2 इक्वेशन तो बन गया आपका, इक्वेशन फॉर्म हो गया है, समीकरण बन गया है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं वी हैव, क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 में क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y बाई 11। ये x की वैल्यू हो गई। अब इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो। अब यहाँ पे लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखना है, 2 में रखना है, क्योंकि 1 से लिए था ना यहाँ पर 1, तो 2 में रखना है। तो x की जगह आपको ये वैल्यू पुट कर देना है। आपका इक्वेशन क्या है, तो आपका इक्वेशन है 6, देखो यहाँ 6x माइनस 5y बराबर -3, ये सेकंड इक्वेशन है। तो 6x की जगह आपको रखना है इस वैल्यू को, तो -4 प्लस 9y बाई 11 माइनस 5y बराबर -3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 6 4 जा -24 हो गया, प्लस 54y बाई 11 माइनस 5y बराबर -3। अभी बट्टे पर का जोड़ हो जाएगा, 11 रखो ऐसे, ये जाएगा -24 प्लस 54y माइनस 11 पच्चे 55y बराबर -3। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद करेंगे क्या, तो -24 को ऊपर ही रहने देंगे, और 54 और 55 में देखो प्लस में माइनस में है तो घट जाएगा, 55 54 गया जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो 1 लिखेंगे नहीं, खाली लिखेंगे -y, और इस 11 को इधर गुना कर देंगे इधर, तो -33 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, -y बराबर -33 प्लस 24, यानी कि ये आ जाएगा -9। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। y किसको माना था, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर को माना था। अभी आपको x निकालना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखेंगे 3 में। तो क्या बन जाएगा, 3 इक्वेशन जो था आपका x बराबर क्या था, -4 प्लस 9y, तो -4 प्लस 9 इंटू 9 बाई 11, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 81 बाई 11, तो कितना हो गया 81 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 77 आएगा, 77 बट्टा 11, 11 से 77 यानी कि 7 आ गया। तो आपका जो फ्रैक्शन हो गया वो कितना होगा, यहाँ पे लिखिएगा द फ्रैक्शन इज x बाई वाई, यानी कि x आपका 7 आया, y आपका 9, यानी कि 7/9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसके इक्वेशन बना देते हैं। ठीक है, और आपको खुद से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे। 5 years हेंस, 5 साल बाद, हेंस का मतलब यहाँ पर हो गया 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब, ठीक है, जैकब विल बी 3 times, 3 गुनी है, दैट ऑफ हिज सन, यानी कि उसके बेटे, जैकब के बेटे की उम्र की 3 गुनी जैकब की उम्र हो जाएगी 5 साल के बाद। ठीक है, 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज, जैकब की एज वाज 7 times, 7 गुनी थी, 7 times डेट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो उसके बेटे की एज की 7 गुनी थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि कह रहा है जैकब और उसके बेटे की जो आयु है, उम्र है, वो 5 साल के बाद और 5 साल पहले कितनी थी वो दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी की एज आपको बताना है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा लेट दी प्रेजेंट एज, क्योंकि आपसे प्रेजेंट एज मानी जाती है, वर्तमान उम्र, ठीक है, या वर्तमान आयु ऑफ जैकब, ठीक है। आप जैकब की जगह उसके बेटे की उम्र को भी आप एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x एंड एज, या फिर यहाँ पे लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की वर्तमान आयु y। अब देखो 5 साल के बाद, तो जितना उम्र का ये अभी होगा, 5 साल के बाद 5 साल ऐड हो जाएगा, साथ साथ बेटे का भी क्या होगा 5 साल ऐड हो जाएगा, तो 5 साल के बाद तो x + 5 हो जाएगा, ये 5 साल के बाद तो y + 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहता है कि नहीं, बेटे की उम्र जो होगी उसकी 3 गुनी, यानी कि ये जो उम्र इसकी हो गई बेटे की, इसको 3 से गुना करोगे
तब बाप की जो जैकब की उम्र है वो निकलेगी, ठीक है ना। ये उम्र इसकी 3 गुनी होगी, मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये इसकी जो उम्र होगी वो आएगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x + 5 = 3y + 15। तो यहाँ बन जाएगा x - 3y = 15 - 5 यानी कि 10। तो ये हो जाएगा x - 3y = 10। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या बता रहा है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो x - 5 ईयर का ये होगा, और ये बेटा भी 5 साल छोटा यानी कि y - 5 हो जाएगा। नहीं, अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि नहीं, ये जो है ना, ये जो उम्र x - 5 है ये क्या होगी, तो इसकी 7 गुनी थी। 5 साल पहले 7 गुनी थी, मतलब ये कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे बेटे की उम्र में, तब बेटे की उम्र पता चलेगी कि 5 साल पहले क्या थी। तो यहाँ हो जाएगा x - 5 = 7y - 35। क्या हो जाएगा, x - 7y = -35 + 5। यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 7y = -30, 40 नहीं 30 हो जाएगा, -30। तो यहाँ से आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब आप इसमें या इसमें किसी एक से भी आप एक x की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसे आपने बनाया, और इसका क्या आंसर आपको आया, जैकब की क्या उम्र निकली और इसके बेटे की वर्तमान उम्र क्या निकली, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे इसके जो अगले एक्सरसाइज हैं, यानी कि 3.3 ओल्ड बुक के हिसाब से, जो इसका 3.4 होगा ओल्ड बुक के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि न्यू बुक में जो है ना वो 3.3 जो है वो लास्ट है, ठीक है। और इसमें जो आपका 3.4 होगा इसके हिसाब से, न्यू पुरानी बुक के हिसाब से, ठीक है। ये इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मैं जो यहाँ लिख के बताता हूँ वो इंग्लिश में ही बताता रहूँ या हिंदी में बताऊँ, ठीक है। जिस मीडियम के बच्चे का ज़्यादा कमेंट आएगा अगली वीडियो में मैं उसी चीज़ में लिखूंगा, ठीक है। वैसे मैं बताता दोनों के लिए हूँ, हिंदी में भी बोल देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कहेंगे तो हिंदी में भी लिख दिया करूँगा, लेकिन आपको कमेंट करना और ज़्यादा कमेंट आना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो जल्दी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।